नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर जो बीएससी की आपकी बुक बची थी स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, देखिए इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। हम देखिए मैंने पहले ही आपको कह दिया था कि ये दो बुक हम नहीं करने वाले क्योंकि इसके अंदर टाइम आपका ज़्यादा लगता है, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको इसके अंदर स्टैटिक्स के अंदर सिर्फ इतना काम कराने वाला हूँ। देखिए एक क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा इन दो क्लासेस के अंदर, आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। सिंपल पार्ट जो बिल्कुल सरल सा पार्ट है वही आप तक कराऊंगा। बाकी जो बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं वो बेवजह का हम नहीं करने वाले, हम पहले भी उनको छोड़ चुके हैं, तो बेवजह का उनको देखना भी नहीं है क्योंकि मैटर हमने और भी बहुत सारा कर लिया है। इतने तो आप छोड़ देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 140 से अब वही क्वेश्चन का काम मैंने करवाया है तो उतना भी कर लेंगे तो भी वो भी आप पेपर के अंदर पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे 140 क्वेश्चन का काम। क्वेश्चन तो आप मैक्सिमम 100 105 ये मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, यहाँ तक ही कर पाते हैं। नॉर्मल 90 से 95 के आसपास इतने ही रह जाते हैं। तो हम ये बुक के अंदर सिर्फ जो एक सरल पार्ट है वही हम करने वाले हैं और वही आपको करना है। और छोड़ दीजिए अगर जो रेगुलर मुझसे पढ़ रहे हैं तो वो उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स यांत्रिकी, ठीक है, नॉर्मल सी चीजें जो यहां पर पूछी जाएंगी वही हम बात करेंगे। देखिए स्टैटिक्स के अंदर हम किसकी बात करेंगे, जो स्थिर पिंडों की या विराम पिंडों पर बलों का अध्ययन हम यहां पर करेंगे। विराम पिंडों पर बलों का अध्ययन। और जो गति विज्ञान होती है, गति विज्ञान, ये तो स्टैटिक्स हो गई, ठीक है। और एक आती है गति विज्ञान यानी डायनामिक्स। डायनामिक्स के अंदर हम बात करते हैं जो गतिशील पिंड है। ये भी देखूंगा कि मैं कोई थोड़ा बहुत सरल पार्ट है तो इसका भी कोई एक क्वेश्चन बने तो वो करवा दूं मैं, तो ऐसी कोशिश करूंगा मैं। बाकी देखिए मैंने कहा ना छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। इतना जो आप मैं बता रहा हूं दो क्लास के अंदर वो आप कर लेना, गतिशील पिंडों पर बलों का अध्ययन, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बनते हैं और बेवजह की एक दो बुकें छोड़नी भी चाहिए आपको, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों बुकों में से तो कहां दिक्कत है, वैसे भी आप छोड़ सकते हैं और क्यों बेवजह की दो बुकें पढ़नी पड़े, ठीक है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, इसमें हम बात करेंगे विराम पिंडों पर बलों का अध्ययन, इस पर हम बात करेंगे गतिशील पिंडों पर बलों का अध्ययन। कैसी है देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बल। बल क्या होता है, नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं। तो एक बार थोड़ा सा नॉर्मल चीजें हैं, फिर उसके बाद बस यही पढ़ेंगे हम, फोर्स बल के बारे में पढ़ेंगे और यहां से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, बस उतना ही पढ़ेंगे। बल क्या होता है बताइए मुझे, फोर्स, नॉर्मल सी बात है, सब जानते हैं कि कोई भी वस्तु है उसकी स्थिर वस्तु है मान लीजिए ये, और स्थिर वस्तु को गतिमान करने के लिए जिस पिंड की आवश्यकता पड़ती है उसे आप क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी स्थिर वस्तु को, ये स्थिर वस्तु है, इसे क्या करना है आपको, गतिमान। और गतिमान करने के लिए जिस पिंड की आप आवश्यकता करेंगे, जिस चीज ऐसे आप धक्का लगा रहे हैं वो चीज क्या है, वो इकाई क्या है, वो आपका फोर्स कहलाएगी। सिंपल सी बात है, सब जानते हैं। बल का मात्रक एमकेएस पद्धति के अंदर क्या होता है बताओ सहवास, एमकेएस पद्धति के अंदर, और आपको बताना है सीजीएस पद्धति के अंदर, और आपको एफपीएस, ठीक है। देखिए एमकेएस पद्धति के अंदर तो न्यूटन, सीजीएस के अंदर डाइन, और इसके अंदर पाउंडल, ठीक है। ये बल एक क्या होती है, बल एक सदिश राशि है। बल क्या है, एक सदिश राशि है। तो ये फोर्स के बारे में जानकारी हो गई। अब बलों के देखिए, बल के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो चीजें और बात करते हैं हम। बल के अंदर बल का परिमाण, बल की दिशा, बल की क्रिया रेखा, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक पिंड पर लगने वाले अलग अलग बल हैं तो उनका परिणामी आप कैसे निकालते हैं वो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। जो परिणामी निकालना है वहां से आपका कंफर्म क्वेश्चन आएगा, परिणामी कैसे निकालेंगे तो वो हम बात करेंगे। देखिए 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। बल के घटक कह सकते हैं आप, बल के घटक क्या होते हैं, बल के घटक एक तो हो गया बल का परिमाण, दूसरा बल की दिशा, तीसरा बल का क्रियाशील बिंदु, कहां पर बल है वो क्रियाशील है, और चौथा आएगा बल की क्रिया रेखा। बल की क्रिया रेखा यानी क्या होगी बल की क्रिया रेखा, तो ये इसके घटक हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, बल के घटक।
और बल को देखिए किस प्रकार हम देखिए इस दिष्ट रेखा द्वारा व्यक्त करते हैं, इस प्रकार, ये सब जानते हैं, नॉर्मल सी बातें हैं। अब देखो जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो हम बात करेंगे। संतुलनावस्था क्या होती है? देखिए अगर किसी पिंड पर 2-3 बल लग रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी पिंड क्या है, विरामावस्था में। देखिए मैं थ्योरी नहीं लिखाऊंगा आपको, यहां से कोई पिंड है संतुलनावस्था या साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, संतुलना अवस्था, साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम, संतुलना अवस्था या साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या होती है संतुलना अवस्था? यानी कोई पिंड है उस पर अगर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं, किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल लग रहे हों, अधिक बल लग रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी पिंड क्या है, विरामावस्था में है। पिंड क्या है, विरामावस्था में। तो जो पिंड की अवस्था होगी उस अवस्था को आप क्या कह सकते हैं, यानी पिंड स्थिर है बिल्कुल, तो उसे आप क्या कहेंगे, साम्य अवस्था में है भाई वो। अब साम्य अवस्था में पिंड बताइए मुझे क्या क्या हो सकते हैं। बल क्या है, परिमाण में तो बराबर होगा, जो बल लग रहे हैं, जो आपकी साम्य अवस्था होगी उसके अंदर क्या होगा, बल आपके लगेंगे तो परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो विपरीत होगी। ये क्या होती है, खास बात होती है साम्य अवस्था की। और सभी बलों का योग है वो 0 के बराबर होता है साम्य अवस्था के अंदर, क्योंकि देखिए जितना परिमाण में आपका इधर साइड लग रहा है उतना ही परिमाण में इधर साइड भी लग रहा है, तभी तो साम्य अवस्था है। यानी अब देखिए कोई भी वस्तु है, इस पर मैं ये विरामावस्था कब रहेगी, अगर मैं इस पर ज्यादा बल लगाऊंगा तो इधर चली गई। अब दोनों ओर से, इधर से भी सेम बल लगा रहा हूं, इधर से भी सेम बल लगा रहा हूं, तो क्या ये कभी स्थिति में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, विरामावस्था। तो यही तो बात कह रहा हूं मैं, यानी दोनों का योग, फिर बलों का योग क्या है, सभी बलों का योग 0 के बराबर होता है साम्य अवस्था के अंदर। ठीक है, यही बात है, दोनों बल परिमाण में समान होंगे, दोनों बल दिशा में परस्पर विपरीत होंगे, दोनों बल एक ही सरल रेखा के अनुदिश होंगे, एक ही सरल रेखा के अनुदिश होंगे, तभी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बल है आपका, यहां पर लगा रहे हैं इस पर, तो देखिए इधर लगा रहे हैं, लेकिन इसको विरामावस्था में रखने के लिए आप इतना ही परिमाण का बल इधर भी लगाएंगे, तो तीनों चीजें हैं देखो, तभी तो यहां पर ये साम्यावस्था में ये देखो सरल रेखा के अंदर हो गया। ये आपका अब बात करें कि इसका परिमाण है दोनों बलों का समान होगा, बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज क्या थी, परिमाण इसका समान है और दोनों की जो दिशा है, बल की दिशा है, वो एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में ये लग रहे हैं और अपोजिट साइड के अंदर लग रहे हैं। तो यानी तभी तो आप कह रहे हैं कि वो पिंड है आपका, वो विरामावस्था के अंदर है, स्थिर है, एक जगह पर स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है बलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बलों के प्रकार, नंबर 1 समतलीय बल। नंबर 1 समतलीय बल। ठीक है, समतलीय बल क्या होता है कि ऐसे बल जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में हो, समतलीय यानी एक ही तल में, सीधी सी बात है, प्लेनर फोर्सेस कह सकते हैं समतलीय बल, जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में हो, जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में हो, जिनकी क्रिया रेखा एक ही तल में हो, ऐसे बल क्या कहलाते हैं, हो ऐसे बल समतलीय बल कहलाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं संगामी बल। संगामी बल यानी देखो हमने संगामी रेखाओं की बात की है कि एक ही बिंदु से निकलने वाली, तो यहां पर एक ही बिंदु पर लगने वाले, अलग दिशाओं से, एक ही बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से लगने वाले बल, देखो बहुत सारे बल, ऐसे बल, ऐसे बल, तो यानी कितने बल लग रहे हैं, अनगिनत बल लग रहे हैं। तो एक ही बिंदु पर अलग अलग दिशाओं से लगने वाले जो बल हैं उन सभी बलों को क्या कहते हैं, संगामी फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, नंबर तीसरा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, सब जानते हैं आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, कोई जरूरत नहीं है समझाने की। चौथा क्रिया तथा प्रतिक्रिया, सब जानते हैं क्रिया की, कोई क्रिया होगा तो उसका प्रतिक्रिया भी होगा। हम कोई दीवार पर, देखिए हम मैं इस बोर्ड पर ही फोर्स कर रहा हूं, तो देखिए मैं कितना इस पर, इससे अधिक देखो फोर्स कर रहा हूं, लेकिन ये वापस उतने ही परिमाण का ये दीवार भी लगा रही है, लेकिन इस दीवार के जो प्रतिक्रिया बल से मैंने ज्यादा बल लगा दिया, तो ये क्या है, आपकी दीवार गिर जाएगी,
सीधी सी बात है, दीवार गिर जाएगी। तो यही क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया बल है, और यही आप लगातार पढ़ते भी आए हैं क्रिया प्रतिक्रिया बल के बारे में। तो ये आपके बलों के प्रकार हैं। समतुल्य बलों का संयोजन क्या होगा, यानी जो जितने भी एक दल के अंदर जो बल लग रहे हैं उन सभी का योग समतुल्य बलों का संयोजन। अब एक आता है समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन आएगा, ये तो नॉर्मल चीजें थी जो आपको समझानी थी। अब एक चीज आएगी बढ़िया, समांतर चतुर्भुज योग नियम। समांतर चतुर्भुज योग नियम बलों का योग है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज योग नियम, और यहां से परिमाण निकालना भी पूछेगा। ये समांतर चतुर्भुज, यदि कोई दो बल हैं वो एक चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को व्यक्त करें। देखिए इस प्रकार आप बात कर सकते हैं, ये है, तो यानी ये दो फोर्स आप मान लीजिए P है ये, और ये आपका Q है, तो ये दो आसन भुजाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये भी क्या होगा, Q परिमाण में होगा। तो देखिए जो इसका परिणामी है, जो इसका परिणामी है, परिणामी R, वो इसके विकिरण से गुजरेगा। देखिए ये विकिरण रहा इसका परिणामी R इसके विकिरण से गुजरेगा, और यही इसकी दिशा होगी। इन दोनों बलों के संयोजन की जो दिशा है वो यही होगी। अब हमें देखिए जो परिणामी बल है उसका मान ज्ञात करना होता है। दो लग रहे हैं, अब यही चीज है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अलग अलग प्रकार के 7-8 क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, घुमा फिरा कर वही बार बार चीजें पूछी जा रही हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके परिणामी बल का हमें मान निकालना है। अगर इन दोनों के मध्य कोण अल्फा है, ये कोण अगर थीटा है, तो यानी आप किस प्रकार इसके परिणामी बल को मान निकालेंगे। इस आर का मान कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर का मान आप जानते हैं, √p² प्लस का q² प्लस का 2pq कोस अल्फा, ये होता है। लेकिन ये किस प्रकार आप निकालेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूं, इस चीज को अच्छे से हम समझते भी हैं कि कैसे आप इसका परिणामी बल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यही आपको याद करना है। तो देखिए अच्छे से हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। इसके परिणामी बल के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन करेंगे इसके बहुत सारे। कण पर क्रियाशील दो बलों का संयोजन। कण पर क्रियाशील दो बलों का, आज हम ये टॉपिक समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे इसके संयोजन। ठीक है, अच्छे से समझते हैं, एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए मान लीजिए ये दो बल हैं आपके पास, समांतर चतुर्भुज के अकॉर्डिंग व्यक्त कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, ये आपका P है, ये Q है। आपको निकालना है इस परिणामी R का मान, जो विकिरण है इसका। ठीक है, इस परिणामी R का मान ज्ञात करना है। ये एंगल आपका अल्फा है, ये आपका थीटा है, यहां से परिणामी और P के मध्य। अब देखिए R का मान आपको निकालना है, तो R का मान देखिए, कोई आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। कैसे लगाएंगे, इसको लिए आपको ये चीज बढ़ानी पड़ेगी। इसको मैंने बढ़ा दिया आगे, ठीक है, इस रेखा को, और यहां से इस पर मैंने लंब डाल दिया। ये लीजिए 90 डिग्री। अब ये मुझे बताएं ये कोण कितने डिग्री का होगा। ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा। क्यों, क्योंकि Q और P के मध्य कोण अल्फा है। तो ये भी, ये क्या है, देखो समांतर चतुर्भुज है तो ये सामने वाली भुजा समान होगी, तो ये Q होगा। अब ये पूरा P है, यहां पर देखिए इस चीज को हम व्यक्त करते हैं। कुछ भी मान लीजिए, OABCD मान लीजिए, OABC और ये D मान लिया। ठीक है, अब R का मान निकालना है। R का मान देखिए कौन सा त्रिभुज होगा, यहां पर देखिए ये निकालने के लिए R का मान यहां से निकलेगा, कौन सा, OBD, त्रिभुज OBD, ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज OBD ये आपके पास है। तो यहां पर कुछ चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। त्रिभुज OBD है तो यानी इसमें BD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ये AD की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तभी तो आपके पास परिणाम आएगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, कौन सा है समकोण त्रिभुज, देखिए त्रिभुज BAD में यहां से ये सामने वाली भुजा लंब, और वैसे भी लंब है क्योंकि 90 डिग्री यहीं पर है, नीचे वाली आधार ये कर्ण, ये इसका मान Q है। तो आपको निकालना क्या है,
लंब और कर्ण में रिलेशन, क्योंकि ये लंब आपको ज्ञात करना है बीडी, पहली सिचुएशन में बीडी आपको ज्ञात करना है, लंब आपको ज्ञात करना है, तो बीडी आप ज्ञात करेंगे तो इसके लिए लंब बटा कर्ण यानी बीडी बटा क्यू कितना होगा साइन अल्फा, बीडी बटा क्यू साइन अल्फा बराबर साइन अल्फा। और यहां से अगर आप बीडी की वैल्यू निकालें तो बीडी की वैल्यू आ गई क्यू साइन अल्फा, ठीक है। ऐसे ही त्रिभुज देखिए, यही इसी त्रिभुज के अंदर देखते हैं अपन, ये जो त्रिभुज लिया है इसी त्रिभुज के अंदर, अब ये एडी का मान भी तो निकालना है आपको, क्योंकि ये पूरी आपको भुजा निकालनी है, तो एडी का मान निकालेंगे। एडी का मान कैसे निकलेगा, ये आधार है ये कर्ण है, आधार और कर्ण में कौन सा संबंध, कोस थीटा का, और यहां पर थीटा की जगह क्या है अल्फा, तो कोस अल्फा। इसी त्रिभुज के अंदर इसी में एडी बटा वही क्यू बराबर कोस अल्फा, और एडी का मान कितना आ जाएगा क्यू कोस अल्फा, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखते हैं ओडी बराबर कितना है, चूंकि ओडी बराबर ओए प्लस का एडी, और यहां से आप निकालेंगे ओए का मतलब पी, एडी का मतलब क्या है एडी क्यू कोस अल्फा, ठीक है। और यहां पर आपने ये बीडी निकाल लिया, बीडी कितना था, बीडी था आपके पास था क्यू साइन अल्फा, अब निकाल सकते हैं क्या, और ये आपके पास ओबी आपके पास है ही कितना आर, अब निकाल दोगे, आर सदिश है ये, ठीक है, लिखा नहीं होगा, एक बार समझने के लिए कर रहे हैं, ऊपर सदिश आएगा इसकी, समझी बात को। अब क्या करोगे, अब इसके अंदर जो ये त्रिभुज है आपका त्रिभुज बीओडी, त्रिभुज बीओडी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और यहां से वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, और वही लगाएंगे तो आपके पास आर स्क्वायर का मान आएगा, आएगा आर स्क्वायर का मान। तो देखिए लगाते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, समकोण त्रिभुज त्रिभुज कौन सा है भाई, बीओडी में देखो ओबी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर प्लस का डीसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस का बीडी स्क्वायर। अब जो मान निकाले हैं वो लिख दो, ओबी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर हो गया, ओडी की जगह क्या था ये रहा पी कोस अल्फा, पी प्लस कोस अल्फा की स्क्वायर प्लस बीडी की जगह देखिए क्यू साइन अल्फा की स्क्वायर। ये क्यू देखिए क्यू कोस अल्फा साथ में हो रहा है भाई, क्योंकि एडी का मान देखिए इसका मान कितना था क्यू कोस अल्फा हो रहा है साथ में, क्योंकि एडी का मान हमने क्यू कोस अल्फा निकाला था ना, तो ये तो हमने जोड़ा ही नहीं, ठीक है, क्यू कोस अल्फा और है, ठीक है। अब देखिए, अब बोलते हैं अपन इस चीज को, अब देखिए ओपन करते हैं, आर स्क्वायर बराबर यही इंपॉर्टेंट चीज है, देखो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का 2pq कोस अल्फा, और ये आ गया प्लस का क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ये क्या हो गया दोनों को जोड़ेंगे तो क्यू स्क्वायर बचेगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 हो गया, प्लस का 2pq कोस अल्फा। बोलो समझ में आ गया, सिंपल है चीजें। अब देखो ध्यान से, अब आर का ही मान तो निकालना है, आर की ही वैल्यू तो निकालनी है, तो आर का वैल्यू निकाल देंगे। देखो आर का मान यहां लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट है चीज भाई। आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट देखिए पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, ये शुरुआत में बताया था मैंने 2pq कोस अल्फा, ये आर का परिणामी मान आ गया भाई। क्या आ गया, ये आर का परिणामी क्या आया है, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कोस अल्फा, और उसके ऊपर अंडर रूट लग गया। समझे बात को, बस यही परिणामी है। अब कुछ कंडीशंस बनती है यहां पर, कंडीशन क्या बनेगी, अगर P और Q के मध्य जो कोस अल्फा है वो अल्फा बराबर 0 हो, यानी एक ही डायरेक्शन में ये दोनों लग रहे हैं, एक ही दिशा में है, तो क्या कंडीशन बनेगी,
तो एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो परिणामी अधिकतम होगा। कैसे होगा देखिए, कुछ कंडीशन हम बात करेंगे, स्पेशल कंडीशन, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो ये तो हो गया परिणामी बल। उससे पहले परिणामी बल की दिशा भी हम बात करते हैं, परिणामी बल की दिशा, ठीक है, ये तो हो गया परिणामी बल की दिशा। ये चीज और कर लेते हैं अपन, परिणामी बल की दिशा। परिणामी बल की दिशा देखिए क्या होगी, इसी त्रिभुज के अंदर tan थीटा का मान निकालो, लंब बटा आधार। tan थीटा देखो ये चीज क्या थी BD और ये चीज क्या थी OD, यानी tan थीटा बराबर वही सेम टू सेम क्या BD बटा OD। BD का मान कितना है, क्या था Q साइन अल्फा, है ना, Q साइन अल्फा, और नीचे OD का मान P प्लस का Q कोस अल्फा। ये आ गया tan थीटा के बराबर। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, थीटा बराबर tan इनवर्स, ऐसे निकालेंगे आप, एंगल पूछेगा तो P प्लस का Q कोस अल्फा। ये आपके पास एंगल का मान आ गया, ठीक है, समझे बात को, बस यही है, सिंपल सिंपल चीजें। अब कुछ कंडीशन है इसके अंदर, केस नंबर लगेंगे। पहली कंडीशन, अगर अल्फा का मान 0 हो, देखो दोनों के अंदर लगाएंगे अपन। पहली कंडीशन है नंबर 1, यदि अल्फा बराबर 0, अल्फा का मान 0, देखिए कोस 0 का मान 1 होगा, कोस 0 का मान 1, तो देखिए पी स्क्र प्लस क्यू स्क्र प्लस 2pq, p प्लस क्यू की होल स्क्र, ऊपर अंडर रूट हट गया, बराबर क्या आएगा, r के बराबर p प्लस क्यू, यानी यही तो होगा, p स्क्र प्लस का क्यू स्क्र प्लस का 2pq, और r का मान कितना आ गया p प्लस क्यू। तो आप कह सकते हैं कि जब अल्फा का मान 0 है, जब अल्फा का मान 0 है, अर्थात p और q एक ही दिशा में कार्यरत हैं, p और q एक ही दिशा में कार्यरत हैं, बताओ एक दिशा में होंगे तो दोनों बल सीधे डायरेक्ट जुड़ेंगे, और सीधे जुड़े हैं तो देखो p प्लस क्यू हो गया, उनका परिणामी तो जुड़ेगा। अब देखो यहां पर दो बल लग रहे हैं इस पिंड पर, पता है एक बल इधर लग रहा है और दूसरा बल भी इधर लग रहा है, तो दोनों अधिक ही तो होंगे, अधिक ही तो होंगे, तो यानी ये क्या हो गया p प्लस क्यू, r बराबर p प्लस क्यू। दूसरी ऐसा ही एंगल में निकाल सकते हैं आप, देखिए अल्फा का मान 0 रखेंगे तो ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया यहां पर 1 हो गया, तो यानी आप कह सकते हैं कि tan इनवर्स 0, तो 0 कहां पर होता है, देखिए थीटा का मान क्या जाएगा, एक तो 0 हो जाएगा और कहां पर होगा पाई पर हो जाएगा, ठीक है, तो यानी ये दोनों कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यदि अल्फा बराबर पाई हो, अल्फा बराबर पाई 180, अब विपरीत वाली कंडीशन होगी, 180 है तो यानी कोस पाई का मतलब -1 होगा, कोस पाई का मतलब -1, तो देखिए r बराबर अंडर रूट के अंदर p स्क्र प्लस का q स्क्र। अब देखो कोस 180 का मान कितना होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस का 2pq, तो ये क्या आ जाएगा r बराबर p माइनस क्यू की स्क्र और उसका अंडर रूट, तो r का मान कितना आ जाएगा r बराबर p माइनस का q। तो ये दोनों कंडीशन याद रखनी है। तो एक तो देखिए आपसे पूछेगा मैक्सिमम मान कहां पर आएगा, दो बलों एक पिंड पर दो बल लग रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम मान कहां पर आएगा, अधिकतम मान कहां पर आएगा, एक तो अल्फा बराबर 0 डिग्री पर, यानी ये बात याद रखेंगे अल्फा बराबर 0। तो ये दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है, मैं लिखवा देता हूं कि जो अधिकतम मान है वो कहां पर आएगा, ठीक है, अधिकतम मान, अधिकतम परिणामी यानी आर मैक्सिमम, ये कहां पर आएगा आर मैक्सिमम, जब अल्फा का मान 0 हो और कितना आएगा p प्लस क्यू, और आर मिनिमम अल्फा बराबर पाई, और ये क्या आएगा p माइनस का q, ये कंडीशन। और सारी आप देख सकते हैं और कंडीशन कि अल्फा का मान अगर π/2 हो तो वो कंडीशन आप लगा लो, π/2 है तो इसका मान 0 हो गया, तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही कंडीशन लगा सकते हैं। अब एक कंडीशन ये लगाते हैं कि p बराबर q बराबर r, अगर ये बराबर हैं, तीनों बराबर हैं, तो अल्फा का मान कितना आएगा, ये कंडीशन बनती है एक, ये देखो समान परिणामी बल है, सभी परिणामी बल भी समान है और ये p और q के मान भी बराबर हैं। यदि कंडीशन है यदि p बराबर q बराबर r, ये कंडीशन है, यानी तीनों चीजें बराबर हैं, तो देखिए परिणामी बल कितना आएगा, परिणामी बल r बराबर अंडर रूट, ये होता है फॉर्मूला
पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2pq कोस अल्फा। तो यहां पर परिणामी बराबर हैं, तो देखो आर की जगह सभी की जगह पी रख रहा हूं मैं, पी स्क्वायर या दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देता हूं पहले में ताकि कोई दिक्कत ना रहे। पी स्क्वायर इसकी जगह भी पी स्क्वायर 2pq, यहां भी क्या आएगा 2p स्क्वायर कोस अल्फा। ठीक है, आपको अल्फा का मान निकालना है कि अल्फा का मान कितना आएगा। ठीक है, यहां से देखिए ये कितना हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया 2p स्क्वायर प्लस का 2p स्क्वायर कोस अल्फा। यहां से 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, p स्क्वायर 2p स्क्वायर कॉमन 1 प्लस का कोस अल्फा। ठीक है, 1 प्लस कोस अल्फा, 1 प्लस कोस अल्फा। ठीक है, ये आ गया। यहां पर देखो p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, 1/2 बराबर 1 प्लस कोस अल्फा। यहां से ये इधर घटेगा तो ये कोस अल्फा बराबर कितना आ गया माइनस का 1/2। अब बता दो मुझे कोस अल्फा, अल्फा का मान माइनस कोस पर माइनस 1/2 कब होता है, जब अल्फा का मान 120 डिग्री है। तो सीधा भी आप बता सकते हैं कि अल्फा बराबर 120 डिग्री। तो ये कंडीशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन आए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत सारे, यहां से हर साल के अंदर क्वेश्चन आए, 18 के अंदर आए हैं, 16 के अंदर आए हैं, 11 के अंदर आए हैं, 13 के अंदर आए हैं। वो सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपको भी पता चल जाएगा। तो अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यही चीज अपनी रही थी जो बीएससी के अंदर हमने नहीं करवाई थी, ये भी हमने कंप्लीट आपको थोड़ा बहुत कराया है इसके बारे में कि एक क्वेश्चन आपका कंफर्म यहां से सही हो जाए और वही आपको करना है, बाकी छेड़ने भी नहीं है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, रटना चाहें तो रट सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से तो ना ही करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, धन्यवाद।